तेजस्वी को सीएम का चेहरा डिक्लेयर फाइनली कर दिया गया। पर्दे के पीछे क्या रस्साकशी चली और इतना वक्त क्यों लगा, वो उस पूरी प्रक्रिया के बारे में बताइए। और मुकेश सहनी को जो डिप्टी सीएम का घोषित किया गया और सिर्फ एक ही डिप्टी सीएम घोषित किया गया। देखिए, कल भी जिस होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, जिसमें आज से ठीक 5 साल पहले ऐसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुकेश सहनी तेजस्वी के बगल में बैठ के अलग हो गए थे सीटों की लेकर। 60 सीट से शुरुआत की थी मुकेश सहनी ने और आकर 15 पे मान गए। उसमें सबसे बड़ा ये था उनके लिए कि वो पहले ही उन्होंने कमिटमेंट ली थी। जो बताया गया, मुकेश सहनी ने खुद ये बात कही कि मुझे घोषित किया जाएगा डिप्टी सीएम, इसीलिए मैं 15 सीटों पर मानने को राजी हुआ। लेकिन कल प्रेस कॉन्फ्रेंस जो 11 बजे थी वो शुरू हुई आपको करीब 12 बजे के बाद में। उस बीच में ही मामला फंस गया और मैंने जो अपनी आंखों से देखा, दीपांकर भट्टाचार्य ने शुरुआत की थी, लिफ्ट से ऊपर गए, अशोक गहलोत ऊपर ही होटल में बैठे थे, उसी होटल में मुकेश सहनी भी रहते हैं। उसके बाद अशोक गहलोत ने बात की दिल्ली में, दिल्ली से क्लियरेंस मिला, उसके बाद सारे जो साझेदार हैं उनको बताया गया। उसके बाद धीरे धीरे करके सब लोग गए और मुकेश सहनी के नाम का अनाउंसमेंट हुआ। ये जो बात कही जा रही है तेजस्वी यादव को सीएम कैंडिडेट के तौर पर प्रोजेक्ट करने के लिए, इसमें जो ये वक्त लगा, या फिर राहुल गांधी से सवाल पूछा गया, उन्होंने जवाब नहीं दिया और ये तेजस्वी ने खुद राहुल के बारे में कहा कि आप पीएम कैंडिडेट है, ये कांग्रेस की बड़ी सोची समझी रणनीति थी और ट्रैप था एक तरीके से, जिसमें वो कामयाब रहे। और उसके सूत्रधार पटना में अगर देखें तो कृष्ण अल्लावरू थे और दिल्ली में बैठ कर सारा खेल खुद राहुल गांधी गाइडेंस दे रहे थे, केसी वेणुगोपाल कर रहे थे कि भाई हम तब तक नहीं करेंगे। इन लोगों को जो शुरुआत में कहा गया था, जो पटना में कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई थी, उसमें आखिरी में 52 से 54 पर बात छोड़ी गई थी कांग्रेस के लिए, और वो भी क्वालिटी जिस पर फोकस था कि हमको जिताऊ सीट चाहिए, वो आरजेडी छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। तो ये प्रेशर टैक्टिक्स बनाए रखा गया। अगर आप ही से पूछा जाए बिहार में किसी से कि महागठबंधन की सरकार बनेगी तो कौन सीएम होगा, नेचुरल चॉइस है और सबका जवाब एक ही होगा कि भाई तेजस्वी ही होंगे। ये तो राहुल गांधी खुद ही इंडिया अलायंस में बोल चुके हैं कि जिस राज्य में जो बड़ी पार्टी है, क्षेत्रीय कंट्रोल कमांड उन्हीं के पास होगा। आप सीएम फेस हैं तो सीटों का बंटवारा से लेकर सब कुछ वही होगा। लेकिन कांग्रेस ने सोच समझकर एक प्रेशर बनाए रखा कि हम तब तक नहीं करेंगे जब तक मेरी बात मान नहीं ली जाए, और इसीलिए 70 से भले ही 60 आ गए, लेकिन सीटों की क्वालिटी जो वो चाहते थे कमोबेश। और देखिए वो जिन सीटों पर फाइट हो रही है, आरजेडी वर्सेस कांग्रेस है, कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट वापस नहीं लिए, तो एक तरीके से उनका ट्रैप था और उस ट्रैप में फंसे और बाद में तेजस्वी को जिस समय अनाउंस करना था उन्होंने अनाउंस कर दिया। अब बात इससे आगे की भी है और वो है डिप्टी सीएम का। मुकेश सहनी नहीं, 3 और डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे। उसमें ये है कि एक अति पिछड़ा, मतलब एक पिछड़ा सेगमेंट से आएगा, कुशवाहा होगा, एक मुस्लिम होगा और एक दलित होगा। अब उसकी घोषणा जब हो, ये आगे बात हो, मतलब अभी ये घोषणा हो सकती है, आगे घोषणा हो सकती है। जो मुझे बताया गया आरजेडी कैंप से, उनकी चॉइस, आरजेडी की चॉइस ये है कि मुस्लिम जो है डिप्टी सीएम वो आरजेडी के कैंप से हो। कुशवाहा जो है वो चूंकि 8 विधायक अभी भी अगर देखें सीपीआई माले में तो कुशवाहा बिरादरी के हैं, और दलित वो चाहते हैं कि कांग्रेस के कोटे से बने। ये आरजेडी कैंप का ही कहना है। हमारे साथ अरुण अशेष जी हैं, दैनिक जागरण अखबार के स्टेट ब्यूरो चीफ हैं। अरुण जी, आप इतने बरसों से यहाँ कवरेज कर रहे हैं, इस तरह के गतिरोध पहले भी रहे होंगे आरजेडी और कांग्रेस के बीच, या इस बार बिल्कुल नया था समीकरण? क्योंकि ये तो हम लोग 2000-2005 में भी सुनते थे कि लोकल कांग्रेस कह रही कि नहीं साहब हमें उतनी सीटें नहीं, इतनी सीटें नहीं। 1990 से 95 तक वो प्रमुख विपक्षी दल भी रहे, तब भी 90 के ऊपर उनकी सीटें थी, तब अविभाजित बिहार था। टसल हर बार सुनने में आती थी, पर इस बार कुछ अनप्रेसिडेंटेड है, अभूतपूर्व रहा। हाँ, पिछले कई चुनावों की अगर बात करें तो पिछले कई चुनावों की तुलना में इस बार कुछ अधिक हंगामा हुआ, देरी हुई। पंकज जी जो बता रहे थे क्वालिटी वाली सीट चाहिए, यह भी एक मसला था। पिछली बार इनको 70 सीटें दी गई थी, जिसमें ये 19 जीत पाए थे। उससे पहले 15 में 41 सीटें दी गई थी, लेकिन स्ट्राइक रेट अच्छा था, 29 निकाल पाए थे। तो इनका कहना था जो आपने 70 सीटें दी मुझे, लेकिन हारने वाली सीटें थी, ऐसी सीटें थी जिसमें अपोजिशन लगातार 5 से ही हारता रहा है। तो अब देखना होगा लिस्ट, हम जो सरसरी तौर पर देख रहे हैं तो बहुत क्वालिटी की सीट नहीं मिली है, या कह लीजिए कांग्रेस में कम। जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूँ फुलपरास का। फुलपरास में कांग्रेस पिछली बार दूसरे नंबर पर थी, कृपानाथ पाठक थे वहाँ उन्होंने फिर इस सीट उन्हीं को मिली, फुलपरास की सीट उन्हीं को मिली, लेकिन कैंडिडेट बदल दिया इन्होंने। कैंडिडेट क्यों बदला? तो एक चला अत्यंत पिछड़ी जातियों का वर्चस्व, जो कि एनडीए का कोर वोट बैंक माना जाता है।
तो एक नया फार्मूला कांग्रेस निकाला, या आरजेडी वाले भी कर रहे हैं, भाई उनके वोट बैंक में हम कैसे घुसें। इस फार्मूला के तहत उन्होंने वहाँ पर मंडल को, अत्यंत पिछड़ी जाति को उतार दिया। अब वहाँ से खबरें जो आ रही हैं वो यही कह रही हैं, जो पहले जो कांग्रेसी थे, जो कृपानाथ पाठक को 60,000 के आसपास वोट आया था, उन लोगों में रिजेंटमेंट से, भाई आप हमको क्यों नहीं, हमारी जाति को क्यों नहीं दिए। तो इस तरह की चीज़ें हैं। टकराव जो होता है कांग्रेस में सीटों को लेके, तो क्वालिटी सीटों के अलावा इसके चलते टकराव होता है, जो हमारी संतानों के लिए सीटें कहाँ मिलेंगी। अखिलेश सिंह जी का जो संघर्ष है या मदन मोहन झा जी का जो संघर्ष है, तो कई नेता ऐसे थे जिनसे कोई स्थापित नेता, जिनसे कोई कहता था आप मेरी पैरवी कीजिए, तो वो कहते थे भाई हम कैसे पैरवी करें, हमारा तो खुद ही बेटा का मामला फंसा हुआ है। तो क्वालिटी की सीट और सीटों की संख्या दोनों अलग चीज़ है। सच कहिए तो पिछले 5 वर्षों में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा से पहले कांग्रेस ने बिहार में अपने को मजबूत बनाने का कोई गंभीर प्रयास भी नहीं किया। और जो मान्यता है, राहुल गांधी की यात्रा के बाद कांग्रेस जीवित हो गई थी पूरे बिहार में। उनके जो पुराने जनाधार के लोग थे वह भी सक्रिय हुए थे, और ऐसे लोग, ऐसे युवा या समाज का वह हिस्सा, इससे नीतीश कुमार से प्रेम नहीं है, एनडीए से भी प्रेम नहीं है, लेकिन तेजस्वी यादव से परहेज है, तो उनका भी एक हिस्सा कांग्रेस की ओर आकर्षित हुआ था। यह परिणाम के बाद पता चलेगा जो सचमुच हुआ, जो नया जुड़ने वाला हिस्सा था वह जुड़ पाया कि नहीं जुड़ पाया।